फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, तो मनी आज जिस प्रकार से हम पेपर नोट लेके घूमते हैं, कॉइन्स लेके घूमते हैं, शुरुआत से तो मामला ऐसा नहीं था। तो धीरे धीरे साल दर साल एवोल्यूशन हुए हैं, मनी अपना रूप चेंज किया है। तो वो क्या हुआ है देखते हैं। सबसे पहला जो था वो था बार्टर इकोनॉमी में चलने वाला कमोडिटी मनी। कहने का मतलब सामान ही मनी था, सामान के बदले सामान एक्सचेंज हो रहा है, तो सामान ही मनी था ना। मनी का डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैं सिर्फ पहला वाला पॉइंट उठा के बोल रही हूँ। कोई भी चीज़ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज़ हो जाए वही मनी है। तो बार्टर सिस्टम में मनी के रूप में, एक्सचेंज के रूप में क्या यूज़ हो रहा था? मनी। सो कमोडिटी मनी इज समथिंग जो कि बार्टर सिस्टम में देखने को मिलता था। मतलब कमोडिटी, सामान ही अपने आप में मनी था। सेकंड आगे जिसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक मनी। मेटालिक मनी यानी कि गोल्ड, सिल्वर, यही सबको मनी के रूप में यूज़ किया जाता था। यानी जैसे पूरा का पूरा 1500s के दौरान एक पूरा विचारधारा था, खास करके यूरोप में ये पूरा फैला हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्केंटलिज्म। इस पूरे विचारधारा के हिसाब से जिस देश के पास जितना ज़्यादा मेटालिक मनी होगा, यानी जिस देश के पास जितना ज़्यादा गोल्ड सिल्वर होगा, वो उतना रिच होगा, वो उतना अमीर होगा, वो उतना वेल्दी होगा, उतना ही उसका दबदबा होगा पूरे देश के और बाकी पूरे वर्ल्ड के और बाकी देशों के ऊपर। सो मेटालिक मनी क्या है? वही गोल्ड सिल्वर वाला। फिर आता है पेपर मनी। मतलब शुरुआत हुआ गुड्स को एज अ मनी यूज़ करने से बार्टर सिस्टम में, फिर हम लोग गोल्ड सिल्वर इन सब को यूज़ करने लग गए, फिर पेपर मनी पे आते हैं। अब बात को ज़रा यहाँ पे बहुत गहराई से समझना, क्या बोलने जा रही हूँ ज़रा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको क्या लगता है कि गोल्ड सिल्वर को मनी के रूप में लोग क्यों यूज़ करने लगे? बार्टर के बाद तुरंत आज के ज़माने के जैसे तो इवॉल्व नहीं हो गए थे, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ। तो गोल्ड के बाद लोग मेटालिक यानी कि गोल्ड सिल्वर पे क्यों स्विच हुए? क्या ऐसा है गोल्ड सिल्वर में जो गोल्ड सिल्वर को मनी, पैसा बनने का अधिकार देता है? क्या ऐसा है गोल्ड और सिल्वर में जो गोल्ड और सिल्वर को पैसा, मनी बनने का रूप देता है, मनी बनने का अधिकार देता है? व्हाट डू यू थिंक? सो इकोनॉमिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ही मैंने लिखा है, बट ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है, मेरे एक्सप्लेनेशन को समझना। स्केर्सिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वैल्यू। कहने का मतलब गोल्ड और सिल्वर कीमती इसीलिए नहीं है क्योंकि वो मेटल ही ऐसे हैं जिनमें कीमत हो। गोल्ड और सिल्वर कीमती इसीलिए है क्योंकि वो स्केर्स है। जो चीज़ जितना स्केर्स होगा, जो चीज़ जितना कम अवेलेबल होगा, जो चीज़ जितना रेयर होगा, वो चीज़ उतना ही कीमती होगा। दैट्स द एंटायर पॉइंट। और तुम लोग को पता है ये चीज़। भाई इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ा डिबेट रहा है। एडम स्मिथ ने अपने आप से पूछा था, क्वेश्चन मार्क रहा था उनके दिमाग में कि क्यों डायमंड इतना एक्सपेंसिव है जबकि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। वहीं पे पानी जो इतना ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, क्यों वो इन्हें एक्सपेंसिव है? क्यों वो फ्री में, मुफ्त में अवेलेबल है? एक तरफ डायमंड है जो इतना ज़्यादा महंगा है लेकिन उसके ह्यूमन सर्वाइवल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई अहमियत नहीं है हमें ज़िंदा रखने के लिए। नहीं, उसी तरफ पानी है जो इतना कीमती है हमें ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन पैसे के मोल के रूप में कुछ नहीं है उसका दाम। क्यों? यहीं से इसको बहुत फेमसली इकोनॉमिक्स में बोलते हैं द डायमंड वाटर पैराडॉक्स। डायमंड वाटर पैराडॉक्स। रीज़न बहुत सिंपल है, किसी भी चीज़ का कीमत स्केर्सिटी के वजह से आता है। वो चीज़ कितना कम अवेलेबल है, जितना रेयर होगा वो, जितना स्केर्स होगा, जितना कम अवेलेबल होगा, उतना ही ज़्यादा उसका अहमियत होगा। तो क्यों लगता है कि बाकी और कॉइन्स, बाकी और मेटल्स जैसे आयरन, जैसे निकल, जैसे एल्यूमिनियम, ये बड़े, इनको मनी के रूप में नहीं चुना गया, मनी के रूप में चुना गया गोल्ड सिल्वर को? रीज़न बहुत सिंपल था, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर रेयर थे, स्केर्स थे, यानी कि कम अवेलेबल थे, इसलिए उनका एक कीमत था, इसलिए उनका वैल्यू था, उनका कद्र था। बात समझ में आ रहा है? अभी और भी सीखोगे, धीरे धीरे ये थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। पेपर मनी, आज हम बात कर रहे हैं पेपर मनी का। पेपर मनी में भी हम एवोल्यूशन को देखेंगे, लेकिन याद रखना
पेपर मनी के लिए भी लॉजिक वही है, स्केयरसिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वैल्यू। अभी उस पर आएंगे। शुरुआत जब एवोल्यूशन हुआ, जब धीरे धीरे हम इवॉल्व हो रहे हैं, तो शुरुआत में रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी के रूप में हम शुरुआत किया। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी कन्वर्टिबल टाइप का होता था। कहने का मतलब क्या है, समझना ज़रा। शुरुआत में मान लो सरकारों ने छापा कि ये जो पेपर मनी है इसका एक सर्टेन वैल्यू है, पेपर मनी PM, लेकिन इसका वैल्यू कैसे डिफाइन करें हम लोग? ये तो पेपर है, कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ का टुकड़ा का क्या वैल्यू है भाई? तुम बोल रहे हो कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, इन सब को अब हम मनी कंसिडर नहीं करेंगे। ये कागज़ का टुकड़ा है, ये मनी है। ये कागज़ का टुकड़ा है जो मनी के रूप में यूज़ किया जा रहा है। तो सवाल दिमाग में तुरंत आता है कि है कागज़ का टुकड़ा ही मनी है, सो कुछ तो होगा ना, उसको हम मनी कंसिडर कर रहे हैं, वो वैल्यूएबल है, कीमती है, क्या है वैसा? बात यहाँ पे ये है कि पहले जो पैसे छपते थे वो कन्वर्टिबल नेचर के होते थे। कहने का मतलब ये जो कागज़ का टुकड़ा है, इस कागज़ के टुकड़े के पीछे मान लो एक 10 रुपये का गोल्ड का वैल्यू था। मान लो अगर इस कागज़ के ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपया, जस्ट समझाने के लिए, कागज़ के ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपया, तो इसका औकात कैसे डिसाइड होता था? इसके पीछे तिजोरी में हम 10 रुपये का गोल्ड का वैल्यू रखे हुए हैं। अब समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इंट्रिकेट है, क्या बोलना चाह रही हूँ। मान लो तुम चले जाओ हिस्ट्री में, जब ये पेपर मनी इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, मैंने बोल दिया ओ आज से गोल्ड कॉइन, सिल्वर ये सब नहीं यूज़ किया जाएगा, ये लो, ये कागज़ का टुकड़ा जो है, ये कागज़ का टुकड़ा भी, मेरे पास पैसा भी नहीं है, हाय राम, ये लो, मैंने बोल दिया ये कागज़ का टुकड़ा जो है इसको यूज़ करना पड़ेगा एज अ करेंसी, ये कागज़ का टुकड़ा करेंसी है। तुम बोलोगे मैं नहीं मानती, मुझे तो गोल्ड कॉइन चाहिए, मैं कैसे विश्वास मान लूँ कि ये कागज़ का टुकड़ा ही करेंसी है? दूसरे लोग मानने से इनकार कर दिए तो, किसी से मैं सामान खरीदने गई और बदले में मैंने कागज़ का टुकड़ा दे दिया, वो बंदा नहीं माना तो? कॉइन, सोना का कॉइन, सिल्वर का कॉइन कोई मना नहीं कर पाता था मुँह पे, क्योंकि वो अहमियत है, वो कॉइन का वैल्यू है। कागज़ का क्या वैल्यू है? कोई भी मना कर सकता है मुँह पे। तो सरकारों ने कहा हाँ बात तो सही है आपका, तो समझना ये जो आपको 10 रुपये का दे रहे ना, इसके पीछे हम लोगों ने इसके वैल्यू के बराबर सोना रखा है। अगर आपको कोई भी इसको लेने से इनकार कर देना, गोल्ड तो इनकार नहीं करेगा लेने से, आप आना मेरे पास और मेरे पास ये करेंसी मुझे दे देना, और बदले में ये छोटा सा सोना का टुकड़ा 10 रुपये के वैल्यू का आप ले लो। ऑफ कोर्स असली में ये नहीं होता था कि तुम पेपर दे दो और 10 रुपये का गोल्ड का कोई छोटा सा टुकड़ा मैं तुमको दूँ, लेकिन मुद्दा का बात यह है कि पैसे को मैंने एक वैल्यू से अटैच कर दिया कि ये सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये असली में इसके पीछे सोना मैंने रखा है, असली में इसका कीमत उस सोने से आ रहा है, असली में उसका कीमत उस सोने से आ रहा है। ये कागज़ का टुकड़ा देखने में बस है ताकि आसानी हो ले जाने में, इधर उधर गोल्ड कौन लेके जाएगा भाई? लेकिन चिंता मत करना, जितना भी आपके पास ये रहेगा उसके ही वैल्यू के बराबर हम लोगों ने अपने तिजोरी में रखा है। इसके पीछे एक और रीज़न था, अगर तुम गहराई से सोचो तो। अगर आप कागज़ के टुकड़े को ही पैसा के रूप में डिक्लेयर कर देंगे कि ये कागज़ का टुकड़ा है और ये कागज़ का टुकड़ा ही अब ट्रेड के लिए, अब एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाएगा, तब तो सरकार अनलिमिटेड कागज़ का टुकड़ा छाप दे, अनलिमिटेड नोट छापने लग जाए। भाई कागज़ ही तो है, छाप सकते हैं ना पैसा। लेकिन नहीं, हम लोग आके सीखेंगे। दिमाग में बचपन में भी आता था कि सरकार के पास अगर प्रिंटिंग मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा छाप के सब गरीबों में बांट देना, डिवास्टेशन होगा, वो पूरे इकोनॉमी को बर्बाद, चकनाचूर कर देगा, और हम आगे सीखेंगे क्यों। लेकिन मुद्दा यही है कि सरकार का हाथ बंधा हो, सरकार रेस्ट्रिक्टेड हो, सरकार खुला खुले बैल की तरह जाके ना लड़ जाए और प्रिंटिंग करना शुरू कर दे, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन हो, एक कंस्ट्रेंट हो। उसके लिए हम लोगों ने पेपर करेंसी के पीछे गोल्ड रख दिया कि जितना गोल्ड होगा उसी के वैल्यू का, उतने ही वैल्यू का पेपर करेंसी छपना चाहिए। यानी अगर आपके पास सोना तिजोरी में 200 करोड़ का है तो माफ़ कीजिएगा, आप इतने ही पेपर करेंसी टोटल छाप सकते हैं जिसका टोटल वैल्यू 200 करोड़ हो, उससे ज़्यादा आप नहीं छाप सकते। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा छापेंगे तो समझना वो बस पैसे का टुकड़ा है जो फ्लोट कर रहा है, उसके पीछे कोई असलियत औकात आपने रखा नहीं है। नाम के लिए आपने देश में पैसे का टुकड़ा छाप दिया, उसके पीछे कोई असली औकात रखा नहीं आपने। ये जो सिस्टम था
इसको बोला जाता था रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी का मतलब है कि बस दिखावे के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पीछे पड़े हुए गोल्ड और सिल्वर के खदान को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पीछे पड़े हुए तिजोरी में रखे हुए वैल्यूएबल गोल्ड एंड सिल्वर को। असली वो है, ये तो बस ट्रेड के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये तो बस एक्सचेंज के लिए, कन्वीनियंस के लिए यूज़ किया जा रहा है। और अगर आपसे कोई रिजेक्ट कर ले, आपसे कोई इनकार कर ले कि ये नहीं लेंगे वो लोग एक्सचेंज में, कोई बात नहीं, आप आना, हम लोग कन्वर्ट करके दे देंगे आपको, आप गोल्ड लेके चले जाना, क्योंकि हम लोग वादे के पक्के हैं, हम लोग उतना गोल्ड रखे हैं अपने पास। सो दिस वॉज द कन्वर्टेबल टाइप। और बिकॉज जब शुरुआत किया गया इस पेपर मनी का तो लोग डरते थे कि अनलिमिटेड पैसा ना छाप दे कोई भी सरकार, तो सिस्टम ऐसा बिल्ड किया गया था कि फुल रिजर्व आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जितना करेंसी आप छापना चाहते हो एग्जैक्टली पूरा का पूरा अमाउंट आपको गोल्ड में रखना पड़ेगा, पूरा अमाउंट। अगर आप 100 करोड़ छापना चाहते हो तो 100 करोड़ पहले गोल्ड का व्यवस्था करो, 100 करोड़ पहले गोल्ड के रूप में, सिल्वर के रूप में, एसेट्स के रूप में आप कमा के रखो, तब आप छापने के बारे में सोचना। अनलिमिटेड बस कागज़ का टुकड़ा छाप के रख दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो ये फुल रिजर्व सिस्टम पहले लोग फॉलो करते थे। लेकिन फिर सरकारों को रियलाइज़ हुआ, कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत ही मुसीबत खड़ा कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर तो लिमिटेड है धरती पर। अगर हम ज़्यादा नोट छापना चाहते हैं तो कैसे छपेगा भाई? अगर हम लोग ये कहते रहे कि भाई 100 करोड़ और छापना है तो आपके पास 100 करोड़ के बराबर का रिजर्व होना चाहिए गोल्ड सिल्वर का, और उतना गोल्ड सिल्वर भाई पूरे वर्ल्ड में तो लिमिटेड गोल्ड सिल्वर है। और कहीं ना कहीं जिस देशों के पास गोल्ड कॉइन्स के भरमार पड़े होंगे, जैसे अमेरिका, गोल्ड माइंस भरे हुए हैं अमेरिका में, तो वो देश तो बहुत सारे पैसे छाप सकते हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समझ में आया कि फुल रिजर्व सिस्टम शायद बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, और धीरे धीरे लोग इवॉल्व किए और उन्होंने 30 to 50% रिजर्व सिस्टम शुरू किया कि आप जितना भी नोट छाप रहे हो उसका 30 से 50% आप रिजर्व के रूप में एटलीस्ट रखो। अच्छा, आपने 100 करोड़ छापा है, एटलीस्ट 30 से यानी 30 से 50 करोड़ का गोल्ड आप रखो अपने पास। पूरा नहीं भी रखोगे चलेगा, 30 से 50 करोड़ रखो। मतलब ऐसा ना हो कि पूरा ही 100 करोड़ सिर्फ कागज़ का टुकड़ा छाप दिया, है ही नहीं उसके पीछे वैल्यू। दैट शुड नॉट बी डन। बट 30 से 50 करोड़ यानी 30 से 40%, 50% इतना आप रखो रिजर्व। तो इसको हम लोग बाद में बोल दिए प्रोपोर्शनल रिजर्व। तो फुल रिजर्व से हम लोग प्रोपोर्शनल में आ गए। इंडिया ने भी धीरे धीरे इसको अडॉप्ट किया और इंडिया आज फ़िलहाल मिनिमम रिज़र्व पे है। मिनिमम रिज़र्व यानी कि कानूनन तौर पे एक सेट कर दिए हैं, अभी तुम लोग को ये याद रखने का ज़रूरत नहीं है, मतलब डिफ़ाइन कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं कि इतना करोड़ गोल्ड के रूप में, इतना करोड़ डॉलर्स के रूप में, ये सब आपके पास रहना चाहिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के पास, जो नोट छापता है, और फिर आप पेपर करेंसी छाप सकोगे। सो इंडिया मिनिमम रिज़र्व को फॉलो करता है, बट अभी मिनिमम रिज़र्व हमको डिटेल में जानना नहीं है। बट यू गॉट द पॉइंट। कमोडिटी के रूप में बार्टर सिस्टम में शुरू हुआ, फिर मेटालिक मनी पे आए। और मेटालिक मनी क्यों वैल्यूएबल है? क्योंकि वो स्केयर्स है। उस मेटल में कुछ खास नहीं है, उसका ना मौजूदगी, उसका स्केयरसिटी, उसका रेयरिटी, यही उसके वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। अब पेपर मनी भी क्यों है? क्यों उस पेपर कागज़ के टुकड़े का वैल्यू? क्योंकि उसके पीछे गोल्ड, सिल्वर, ये सारे कीमती वैल्यूएबल रखे हुए हैं फुल रिजर्व सिस्टम के अंदर। बाद में प्रोपोर्शनल सिस्टम आ गया और फिर मिनिमम रिजर्व सिस्टम आ गया। लेकिन अब समझना, अब हम लोगों ने क्या बोला, अब जो पहले क्या था, कन्वर्टेबल टाइप का था कि अच्छा पेपर करेंसी लोगों ने एक्सेप्ट करना से मना कर दिया, अब आ जाओ गोल्ड लेके चले जाओ, आ जाओ ये सिल्वर लेके चले जाओ। अब तुम लोग बोल सकते हो क्या कि दीदी हमारे पास जो पैसा है, नोट है, हम लोग RBI के पास जाएँ क्या? हम लोग क्योंकि RBI भी तो मिनिमम रिजर्व मेंटेन कर रहा है, हम लोग RBI के पास जाके बोले कि RBI मेरे पास 100 रुपये का नोट है, मुझे बदले में गोल्ड दे दो। RBI धक्के मार के बाहर निकालेगा, क्योंकि अब जो हम नोट यूज़ करते हैं वो इनकन्वर्टेबल है। यानी बोल तो रहे हैं कि उसके पीछे सोना पड़ा हुआ है जो उसके वैल्यू को डिफ़ाइन कर रहा है, उसके पीछे सोना है जो उसके वैल्यू को डिफ़ाइन कर रहा है, बट आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। हम लोग रखें अपने पास, आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। यानी जो है ये पैसा है। इसीलिए तुम लोग देखो, प्लीज़ अपने पास 10 रुपये, 50 रुपये जो भी हो, उस पैसे को निकालो और ज़रा देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। आई प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस है, वादा करते हैं कि आपको देंगे इतना रुपये। मैं एक मिनट खुद अपना एक नोट निकालूं।
ये देखो, ये वाला है, यहाँ पे देखो गांधी जी का फ़ोटो है, गांधी जी के फ़ोटो के जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, कोई भी नोट निकालो, कोई भी नोट, 20 रुपये का है मेरे पास, तुम कोई भी नोट निकालो, क्या लिखा हुआ है? मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम 20 रुपीज़। बेरर माने जिसके हाथ में ये नोट का टुकड़ा है। आरबीआई बोल रहा है वादा के रूप में चलते हैं, दोस्ती निभाते हैं, वादे में चलेंगे। आप वापस आके नहीं मांग सकते हो गोल्ड वगैरह, क्योंकि अब इनकन्वर्टेबल है। कहने के लिए हम रिजर्व रखे हैं, लेकिन हम आपको नहीं देंगे, हम आपको गोल्ड देंगे नहीं। आप इस पैसे को लेके जाओ। आरबीआई का वादा है कि आरबीआई इसके एक्सचेंज में आपको 20 रुपये के औकात का कोई भी सामान खरीदने में मदद करेगा। आप ये 20 रुपये दोगे तो कोई मना नहीं कर सकता। आरबीआई ने ठप्पा लगा दिया है। फियाट का मतलब ये होता है ऑर्डर, कानून, कानूनन तौर पे इसको मनी डिक्लेयर कर दिया है। ये एक कागज़ का टुकड़ा है। ये कागज़ के टुकड़े के पीछे आरबीआई ने मिनिमम रिजर्व ज़रूर रखा है, बट तुम एक्सचेंज नहीं करवा सकते। ये कागज़ का टुकड़ा प्रॉमिस पे चल रहा है। सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ फियाट मनी। और अब हम फियाट मनी ही यूज़ करते हैं। क्या दीदी इसका मतलब उसके पीछे कोई रिजर्व नहीं है? मिनिमम रिजर्व, बट हम एक्सचेंज नहीं करा सकते। पहले हम करवा भी सकते थे, कन्वर्टिबल टाइप का था, लेकिन अब हम नहीं करवा सकते। रिजर्व रखा है, हम करवा नहीं सकते एक्सचेंज। उसके बाद और एवोल्यूशन हो गया है, तो अब हम फियाट मनी पे हैं ही, जो पेपर मनी का एक टाइप है। लेकिन और मनी के फॉर्म इवॉल्व हो गए। क्रेडिट मनी आ गया है, बैंक मनी आ गया है। मतलब अब बैंकों में हम पैसा रखते हैं, वो भी तो पैसा ही है ना। बैंकों में जो तुम पैसा रखे हो, जिसको चेक्स के थ्रू निकाल लेते हो, वो भी तो पैसा है, वो भी तो एक फॉर्म ऑफ मनी है। और फिर प्लास्टिक मनी आ गया है। प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी है जो तुम्हारा डेबिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है ना, ये सारे प्लास्टिक मनी है। तुम लोग मेट्रो में जाते हो तो मेट्रो कार्ड है। अब टिकट के लिए पैसा देना नहीं पड़ता, पैसा दे के मेट्रो का सर्विस यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कार्ड लो, कार्ड में ही वैल्यू है। दैट्स अ प्लास्टिक मनी, है ना। तो कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं कि मनी शुरुआत में सामान से, फिर महंगे कीमती चीज़ों में, जो कि कीमत उनका स्केर्सिटी से आया है। फिर पेपर मनी में भी ये आइडिया रखना कि ये कागज़ का टुकड़ा, हम मनी तो कह रहे हैं, लेकिन ये मनी तभी कहलाया जा सकता है जब इसमें स्केर्सिटी का, रेयर होने का कुछ एलिमेंट हो। लेकिन कागज़ तो कोई भी छाप सकता है। तो रेयर होने के लिए हम लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी के रूप में इसका शुरुआत किया, जहाँ पे हम रिजर्व्स रखते थे। पहले फुल रिजर्व, फिर प्रोपोर्शनल, फिर इंडिया मिनिमम रिजर्व की तरफ आ गया। अब हम फियाट मनी यूज़ करते हैं कि ये बिल्कुल भी इनकन्वर्टिबल है, या एक्सचेंज नहीं कर सकते आप। क्रेडिट मनी है, बैंक मनी, प्लास्टिक मनी। इस तरीके से मनी का एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग लीगल डेफिनेशन। ऑलराइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस लीगल डेफिनेशंस ऑफ मनी। तो एवोल्यूशन ऑफ मनी हम लोग समझ गए। लीगल डेफिनेशन यानी कि सरकारी तौर पर हम लोग मनी को कुछ तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जिसको हम लोग बोलते हैं लीगल टेंडर मनी, और फिर है नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर ऑप्शनल मनी। क्या है ये? लीगल टेंडर यानी कि जिसको सरकार ने मतलब डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी बंदा इसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। कोई भी बंदा कल को आके ये नहीं बोल सकता कि ये मैं 500 रुपये का नोट एक्सेप्ट नहीं करूँगा, नहीं एक्सेप्टेड है मुझे, ये नहीं हो सकता। 500 रुपये का नोट मतलब कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ, तुम्हारे पास डॉलर है, $1 का नोट। तुम अगर $1 का नोट लेके जा रहे हो और बोल रहे हो दुकानदार वाले अंकल को, अंकल मुझे ना एक ठो 2-3 चिप्स दे दीजिए, और मेरे पास ना रुपया नहीं है, मैं डॉलर वॉलर में आपको पे करता हूँ, दैट शॉपकीपर कैन डेफिनेटली रिजेक्ट, क्योंकि डॉलर हमारे देश का लीगल टेंडर नहीं है। डॉलर के ऊपर सरकार ने ऐसा नहीं बोल रखा है कि डॉलर एक्सेप्टेबल होगा हर घर में, हर देश के हर एक्सचेंज में डॉलर को हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं, डॉलर लीगल टेंडर नहीं है इंडिया में। उसी तरीके से रुपीज़ लीगल टेंडर नहीं है अमेरिका में। लीगल टेंडर यानी कि जिसके ऊपर सरकार ने थप्पा लगा दिया है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे। कोई भी बंदा रुपीज़ को इंडिया में रहते हुए रिजेक्ट नहीं कर सकता। दैट्स लीगल टेंडर। ठीक है, यानी कि सरकारी तौर पर उसके ऊपर एक ठप्पा लग गया दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब कुछ लीगल टेंडर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं अनलिमिटेड।
अब वैसे तो इंडिया में कुछ भी अनलिमिटेड लीगल टेंडर नहीं है, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। पहले मैं लिमिटेड समझा देती हूँ, फिर अनलिमिटेड समझाती हूँ। जैसे 1 रुपये का कॉइन, अब 1 रुपये का कॉइन मान लो कोई तुमको 2000 रुपया देना चाहता है, 2000 का उधार क्लियर करना चाहता है तुम्हारा, 1-1 रुपया करके तुमको 2000 रुपया दे रहा है। वुड यू एक्सेप्ट? तुम एक्सेप्ट करोगे? 1 रुपया अपने आप में लीगल टेंडर है, तुम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, बट 1 रुपया का 2000 जैसा रकम तुम क्यों एक्सेप्ट करोगे? यानी 1 रुपया अपने आप में लीगल टेंडर तो है, सरकार ने थप्पा लगा रखा है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में, कि हाँ भाई 1 रुपया का 100 रुपया के बराबर वैल्यू हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड तुम जाके उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई तुमको 5-5 रुपया का 10,000 रुपया पे करने का कोशिश करेगा, यू कैन डेफिनेटली रिजेक्ट, बिकॉज लीगल टेंडर वो है, लेकिन वो एक लिमिटेड लीगल टेंडर है। लेकिन वहीं पे कोई 500 का नोट तुमको दे, 500 के नोट में 10,000 रुपया क्लियर करने की कोशिश करे, यू हैव टू एक्सेप्ट, यू विल एक्सेप्ट मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि 500 रुपया सबसे बड़ा डिनोमिनेशन का नोट है, सबसे बड़ा रकम का नोट है देश में हमारे आज करेंटली, और तुमको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 500 का नोट अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। हालांकि मैं इसमें एक बात बोल रही हूँ, आजकल सरकार ने कहीं ना कहीं, और हम भी इतने जागरूक हो चुके हैं कि हम बड़े रकम में जब भी हमको लेन देन करना होता है तो हम कैश में ना करके हम बैंकों से करते हैं। तो 500 रुपये में कोई अगर तुमको 10 लाख देने का कोशिश करे, तो वैसे तो 500 रुपये अपने आप में सबसे बड़ा वैल्यू का नोट है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है कि कोई सामने वाला बंदा कितना भी पे करे तुम एक्सेप्ट कर लोगे। बट हम जानते हैं कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम 500 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख जैसा रकम एक्सेप्ट करते हैं, उसके बियॉन्ड हम कहीं ना कहीं बैंकों में चले जाते हैं कि बैंक के थ्रू दीजिए। यानी हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि 500 के रुपए के 2 लाख से ऊपर वाले नोट, मतलब 2 लाख से ऊपर वाला वैल्यू होगा तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि वो लीगल टेंडर है, बट उसमें भी हम लोगों ने लिमिट लगा दिया। तो रियल लाइफ में ऑफकोर्स देयर कुड बी थिंग्स, कुछ लोगों के 500 का 10,000 भी कैश में लेना पसंद ना करें, दैट्स देयर। बट कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं कि लिमिटेड लीगल टेंडर, यानी जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं, जो छोटे 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इनके छोटे छोटे कॉइन्स हम लोग एक लिमिटेड अमाउंट में ही एक्सेप्ट करते हैं, वो लीगल टेंडर तो है। और जो बड़े रकम के नोट्स होते हैं उनको हम लोग कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, बट दोनों ही लीगल है, सरकार ने थप्पा लगा रखा है। फिर आता है नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर ऑप्शनल मनी। ध्यान देना, लिखा है मैंने नॉन लीगल मैंने इलीगल नहीं लिखा है। इलीगल मनी नहीं है ये कि ब्लैक मनी दे रहे हैं, इलीगल मनी नहीं, नॉन लीगल। नॉन लीगल यानी सरकार ने इसके ऊपर एक थप्पा नहीं लगा रखा है कि सबको ही इसको एक्सेप्ट करेगा, ये कोई रिजेक्ट भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल सर्टेन जगह पे शायद बोल दिया जाए तुमको, ना हम लोग कैश में लेते ही नहीं है, यू हैव टू पे ऑनलाइन। जैसे स्कूल्स में आजकल कर दिया गया कि कैश में आप फीस नहीं भरोगे, यू हैव टू पे ऑनलाइन। तो कैश तो एक्सेप्टेबल है भाई, कैश तो लीगल टेंडर है, बट स्कूल ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा नहीं, मैं इस तरीके से इसको नहीं बोलूँगी, मैं उल्टा बोलना चाहती हूँ रादर। नॉन लीगल टेंडर मनी क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम किसी गए रेस्टोरेंट में और तुमने बोला कि भाई साहब मेरे पास ना कैश नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन कर दूँ, या तुमने बोला भाई साहब मेरे पास ना कैश नहीं है, मैं आपको चेक से कर दूँ। उन्होंने बोला नहीं, हम लोग कैश में ही लेते हैं। तो वो लोग सामने से तुम्हारे चेक को या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट क्यों किए? क्योंकि सरकार ने चेक के ऊपर या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन नहीं लगाया है। मेरे इस चीज़ को ध्यान से समझो। तुम मोमो की दुकान में गए, मोमो की दुकान में जाके बोले कि तुमने 1 प्लेट मोमो खाया 60 रुपये का, तुमने बोला अंकल जी थोड़ा स्कैनर दीजिए ना, हम लोग आपको पे कर देते हैं। अंकल जी ने कहा नहीं बेटा कैश में दो, हम लोग स्कैनर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुमने बोला अंकल चेक, बोला नहीं चेक भी नहीं चलेगा, ऑनलाइन कोई भी मेथड नहीं चलेगा, आप कैश में दो। तो यानी कि वो लोग चेक को या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई लिमिटेशन नहीं लगाया कि कोई भी बंदा रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। करने के लिए लोग कर सकते हैं, यानी वो ऑप्शन है उनका, शॉपकीपर का अपना ऑप्शन है कि वेदर दे वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। सो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शनल मनी। ये नॉन लीगल टेंडर है, ध्यान देना, इलीगल नहीं है। कोई चेक में चेक में ऑनलाइन दे रहा है, दैट्स नॉट इलीगल, बट इट्स नॉन लीगल। अभी तक चेक में ही
मतलब चेक एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ऐसा लिमिटेशन सरकार ने नहीं लगाया है। ऑनलाइन एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, ऐसा लिमिटेशन सरकार ने नहीं लगाया। कैश में आपको नहीं पसंद है, आप कैश में भी ले सकते हो, जैसे नॉन लीगल टेंडर। फिर नोट में मैंने लिखा है क्रिप्टो करेंसी। अब बहुत सारे लोग उछलेंगे कि दीदी क्रिप्टो करेंसी भी तो एक फेमस तरीका है, डिजिटल करेंसी है, इसको सरकार थोड़ी ना कंट्रोल करता है। ऑफ कोर्स डिजिटल करेंसी है, इसका कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। जैसे नोटों को छापने के लिए, कॉइन्स को छापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्रिप्टो करेंसी को छापने के लिए तो कोई सेंट्रल अथॉरिटी है नहीं। तो ये तो करेंसीज आई गेस माइन किया जाता है, माइनिंग एक प्रोसेस होता है। लेकिन इंडिया में अभी तक इसको लीगल टेंडर के रूप में डिक्लेयर नहीं किया गया और ना ही इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में डिक्लेयर किया गया। यानी अभी तक क्रिप्टो करेंसी को लीगल भाषा में मनी के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है सरकार ने, अभी तक, जिस समय मैं वीडियो बना रही हूँ उस समय तक। फिर आता है एक डेफिनेशन मनी का, फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के टर्म्स में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है जिस चीज़ से वो करेंसी बना है, जिस चीज़ से वो करेंसी बना है। और फेस वैल्यू यानी जो वैल्यू उसके ऊपर छपा है। कहने का मतलब, मैं फिर से वही 20 रुपये का नोट निकाल रही हूँ। ये रहा मेरे पास 20 रुपये का नोट। 20 रुपये के नोट के ऊपर ये लिखा है 20 रुपया, ये इसका फेस वैल्यू है, इसके शक्ल पे 20 रुपया लिखा है। बट ये जिस नोट से बना है, जिस मटेरियल से बना है, ये मटेरियल का अमाउंट क्या होगा? ये मटेरियल का 2 रुपया भी अमाउंट नहीं होगा। ये मटेरियल कागज़ के टुकड़े से बना है, 2 रुपया भी इसका अमाउंट नहीं होगा। जिस चीज़ से ये मिलकर बना है दैट इज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये इसके ऊपर जो छपा है दैट इज़ फेस वैल्यू। कॉइन ले लो, 5 रुपये का कॉइन है, 5 रुपया उसका फेस वैल्यू है, लेकिन वो जिस मेटल से बना है वो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। पहले के ज़माने में जो गोल्ड यूज़ किया जाता था, जिसको हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा मेटालिक मनी, वो फुल बॉडीड मनी होता था। फुल बॉडीड यानी उसके फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होता था। यानी गोल्ड का मेटल ही उसका असली वैल्यू था। गोल्ड का मेटालिक वैल्यू, जो गोल्ड मेटल है उसका जो एक्चुअल वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू भी था, वही उसका काइंड ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गोल्ड का उस समय 1 ग्राम गोल्ड का मेटालिक वैल्यू 10,000, तो कहीं ना कहीं गोल्ड का अपने आप में टोटल वो कॉइन का भी वैल्यू 10,000 है, ये मतलब था। लेकिन आज हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ टोकन मनी, जहाँ पे फेस वैल्यू तो ज़्यादा होता है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कम होता है। शक्ल पे रखा है 20 रुपया, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया है वो 2 रुपये के कागज़ का टुकड़ा है। तो फेस वैल्यू ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, इसी को हम लोग बोलते हैं टोकन मनी। तो आज जो हम लेके चल रहे हैं वो एक टोकन मनी है। ये हम लोग फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर बोल रहे हैं, प्लीज़ कंफ्यूज मत हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे दीदी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हम लोग जो पैसा लेके चल रहे हैं वो तो आपने बताया कि वो पेपर मनी है, फियाट मनी है, और फिर थोड़ी देर पहले आपने बताया वो लीगल टेंडर है, फिर आप बता रही हैं कि वो टोकन। अलग अलग बेसिस पे डेफिनेशन है। अगर तुम लोग इसको डिफ़ाइन करो इस तरीके से कि ये कन्वर्टेबल है या नहीं है, ये बिकॉज ये इनकन्वर्टेबल है, ये ऑर्डर पे चल रहा है, प्रॉमिस के बेसिस पे चल रहा है, इसीलिए इसको फियाट बोले। ये एक्सेप्टेबल है लीगल भाषा में, इसीलिए लीगल टेंडर भी है। और फेस वैल्यू ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, यानी उसके अंदरूनी मालों का कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है, उस बेसिस पे ये टोकन मनी है। समझ में आया? एक लाइन मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका, उस लॉ का नाम क्या था वो मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ नाम था, मैंने पहले ही पढ़ा था, साल हो गया, आई थिंक 1-2 साल हो गया। उसमें एक लाइन था, बैड मनी ड्राइव्स अवे गुड मनी। अब मुझे याद आ गया, ग्रेशम्स लॉ बोल के पढ़ा था मैंने। ये तुम्हारे काम का नहीं है कि तुम्हारे से पूछा जाएगा, बट समझना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोल रहा है बैड मनी ड्राइव्स अवे गुड मनी। खराब मनी अच्छे मनी को हटा देता है पिक्चर से। क्या मतलब? खराब मनी मतलब क्या? खराब मनी मतलब इलीगल मनी। इलीगल मनी अच्छे मनी को हटा देता है? नहीं। कहने का मतलब
समझना, तुम बोलो तो। इमेजिन करो सर्कुलेशन में, मैं इसको मिटा रही हूँ, इमेजिन करो सर्कुलेशन में देश में सर्कुलेशन में केस 1 है, या फिर सर्कुलेशन में कुछ ऐसा है कि फेस वैल्यू है 10 और इंट्रिंसिक वैल्यू है 5, यानी कि जिस मेटल से वो बना है वो 5 रुपए के औकात रखता है और उसके फेस पे छपा है 10 रुपया। ठीक है। केस 2 है, मान लो दूसरा करेंसी आया, ये गुड है और बैड है, बैड यानी इसके रिलेटिव में बैड बोला है, इसके फेस पे छपा है 10 रुपया और ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग पोर्शन को, हमारे देश में कॉइन्स कौन छापता है, कॉइन्स कौन मिंट करता है, याद रखना कॉइन्स को मिंट किया जाता है और नोट्स को प्रिंट किया जाता है। तो हमारे देश में कॉइन मिंटिंग कौन करता है, नोट्स प्रिंटिंग कौन करता है, मनी सप्लाई किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मनी सप्लाई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक पूरा कहानी क्लियर रखना, पूरा स्टोरी के फॉर्म में अपने दिमाग में स्टोर कर लो, ठीक है, वरना पाइल अप होते जाएगा ना। अनक्लियर टॉपिक्स अगर पाइल्ड अप होते चले गए, यू विल बी वेरी वेरी मतलब तुम बर्डन में चले जाओगे कि कैसे होगा सिलेबस कंप्लीट। क्लियर करते जाओ, तब तक थर्ड लेक्चर में जाने का कोई रीज़न नहीं है जब तक तुम फर्स्ट 2 लेक्चर को एकदम दिमाग में इनग्रेन नहीं कर देते।